हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं, खुशबाश हैं। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद आफ्ताब और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा एजुकेशनल चैनल अल्फ़ा साइंस एकेडमी। फ़िज़िक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, ये हमने शुरू कर रखा हुआ है और आज हमारा इस सिलसिले का छठा लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहला शख्स जिसने इनको इंट्रोड्यूस करवाया वो था सर आइजैक न्यूटन। इंग्लैंड यानी लंदन के रहने वाले थे और उस वक्त की जो लंदन की रॉयल सोसाइटी थी उसके प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपिया। ये किताब 1687 में पब्लिश हुई। इस बुक में उन्होंने अपने लॉज जो थे पेश किए। शुरू में ये सिंपल लॉज ऑफ मोशन के तौर पे ही जाने जाते थे, लेकिन बाद में न्यूटन का नाम इनके साथ अटैच करके इनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहा जाने लगा। अच्छा, इन लॉज को हम किन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड मालूम करने के लिए या किन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो हैं स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जी हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट होगी, सिर्फ वहीं पे इनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही है, तो फिर वहाँ क्या करना है? नो प्रॉब्लम, वहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरीज़ जो हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम कलेक्टिवली रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कह सकते हैं, ये हमारे काम आएंगी स्पेशली उन ऑब्जेक्ट्स को डील करने के लिए विच आर मूविंग टू द स्पीड अप्रोचिंग टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की तादाद कितनी है? जी हाँ, 3 हैं जी, कुल मिला के 1 2 3 3 लॉज हैं जिनके ऊपर हम तफसील से बात करने लगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कुछ इस तरह से है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो मूव करती रहेगी अनटिल अनलेस, जब तक कि कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश नहीं करती। यूँ मान लीजिए कि आपके कमरे में एक कुर्सी पड़ी हुई है और अगर आप उसको देखते हो तो जहाँ वो आज पड़ी हुई है वहीं पे पड़ी रहेगी, कल परसों तरसों अगर कोई उसको उठा करके उसकी जगह से हटा के कहीं और नहीं रख देता। इसी तरह कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि उसको कोई रोकने की कोशिश नहीं करता। तो फिर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body moving with uniform velocity will continue to do so unless acted on by some unbalanced external force। न्यूटन की ये जो स्टेटमेंट थी इसका आधा हिस्सा तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ठीक है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा जब तक कि हम उसको उसकी जगह से हटाते नहीं हैं। लेकिन जो इसकी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा था कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो खुद बहुत करता रहेगा जब तक कि हम उसको रोकने की कोशिश नहीं करते, तो इसके ऊपर लोगों ने एतराज़ात शुरू कर दिए कि भाई जब हम फुटबॉल को किक करते हैं या किसी गाड़ी को धक्का देते हैं या किसी भी चीज़ को फर्श के ऊपर ग्राउंड के ऊपर फेंकते हैं तो थोड़ी दूर जाके रुक जाती है, हालांकि तुम्हारे ख्याल में वो नहीं रुकनी चाहिए। तो न्यूटन ने कहा हाँ ठीक है वो रुक जाती है, लेकिन ये तो देखें कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रही। तो एक्सटर्नल फोर्सेस काफ़ी सारी लग रही हैं, उसके ऊपर ग्रेविटी है, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, एयर रेजिस्टेंस है। अगर इन तमाम फोर्सेस को हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्ट जो है वो लगातार चलता रहेगा जब तक कि किसी चीज़ के साथ टकरा नहीं जाता। ये जो लॉ है जिसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। जी हाँ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनर्शिया क्या है? भाई इनर्शिया हर चीज़ की, जी हाँ हर चीज़ की वो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में आने वाली जो चेंज है उसके खिलाफ रेजिस्टेंस शो करता है। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव करते रहना चाहता है। और जब हम उसकी स्टेट को चेंज करने लगेंगे तो वो इस रेजिस्ट करेगा। कितना रेजिस्ट करेगा, उसकी रेजिस्ट करने की वो जो टेंडेंसी है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज़ रेफर टू एज द ऑब्जेक्ट्स इनर्शिया। एक और चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि इनर्शिया का ताल्लुक जो है वो मैस के साथ है। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा जितना ज़्यादा मैस होगा किसी चीज़ का, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, और उसको रोकना, मूव करते हुए रोकना या रेस्ट पे पड़े हुए तो उसको मूव करवाना उतना ही मुश्किल होगा। द मोर द इनर्शिया द स्ट्रॉन्गर इज़ द टेंडेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स। अगर आप इनर्शिया को
देखना चाहते हैं, क्वालिटेटिवली देखना चाहते हैं, क्वांटिटेटिवली देखना चाहते हैं, नंबर्स में देखना चाहते हैं कि कितना है इसका नंबर, मिकदार कितनी है, अमाउंट कितनी है, तो आप किसी चीज़ का मैथ देख लें। क्योंकि जो मैथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उसके इनर्शिया की एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है, यानी इससे हमें पता चलता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस जो है ये दो होते हैं, जी हाँ, इनकी तादाद दो है। एक का नाम है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जबकि दूसरे का नाम है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसमें जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, यानी जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, वो होल्ड करता है, उस लॉ को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और ये जो फ्रेम होता है या तो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। जब कोई चीज़ रेस्ट पे होती है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है। इसीलिए ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जबकि इसके बरअक्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसे फ्रेम को कहते हैं जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता। अब जब लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड नहीं करता तो दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट ना तो रेस्ट पे है और ना ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस सूरत में उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए ऐसे फ्रेम को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो ये था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब चलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है कि जब किसी चीज़ के ऊपर कोई फोर्स लगती है तो वो फोर्स उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा करती है, और वो जो एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन वही होता है जिस तरफ फोर्स लगती है। अब न्यूटन ने ये कहा कि भाई ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, ये एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उस ऑब्जेक्ट के मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी the force applied on a body produces acceleration in its own direction. The acceleration produced varies directly with the applied force and inversely the mass of the body. Mathematically इसकी जो इक्वेशन है वो है F = ma। अब इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी का जो मास है वो m है, उसके ऊपर एक फोर्स लगती है F, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होता है। न्यूटन ने कहा कि ये जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। और यही एक्सेलरेशन मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना कम होगा। अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों एक्सप्रेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो इस तरह का रिजल्ट बनता है A=F/m। और जब इसमें से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी A=KF/m। दैट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन में जो K है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम COP कहते हैं। और SI जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है वो हम अमूमन 1 लेते हैं। और अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख लेते हैं तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी A=1 × F/m। और सिंपली इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ A=F/m। और अगर मैं मैस को उधर ले जाऊँ और एक्सेलरेशन के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास आएगा F=ma। सो दैट इज़ योर एक्सप्रेशन, दैट इज़ द इक्वेशन फॉर न्यूटन्स सेकंड लॉ। तो यहाँ न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो मुकम्मल होता है। अब बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत आसान है, दूध पीते बच्चे को भी न्यूटन सेकंड लॉ आता है। उसको पता है कि जब भी एक्ट करूँगा तो उसका रिएक्शन ज़रूर होगा। तो वो एक्ट क्या करता है, वो रोता है, जिसका मतलब ये होता है कि उसको भूख लगी हुई है। तो उसकी माँ जो है वो रिएक्ट करती है, उसको फीड करती है, उसको खाना खिलाती है, ये जो भी है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन जो है ये मोस्ट नेचुरल लॉ है, जिसमें ये कहा गया है कि भाई एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं ये इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। और अगर इसकी हम एक इक्वेशन बनाते हैं तो कुछ इस तरह से बनती है कि एक्शन का मैग्नीट्यूड और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, ये जो दो स्ट्रेट लाइंस हैं ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, वो बराबर होते हैं। और नेगेटिव साइन ये बताता है कि उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर। जब भी दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। ये जो फोर्स होगी, जैसे पहले बात की कि मैग्नीट्यूड के एतबार से तो बराबर होगी। एक ऑब्जेक्ट पहले पे अगर 5 न्यूटन लगाता है फोर्स, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी 5 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा। यानी
ऑब्जेक्ट 1 ने ऑब्जेक्ट 2 के ऊपर और ऑब्जेक्ट 2 ने ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर जो फोर्स लगाई, दोनों की मैग्नीट्यूड तो बराबर होगी, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। और जो एक्शन और रिएक्शन का जो टाइम है वो कॉमन होगा, जो सेम लेंथ ऑफ टाइम है। ये नहीं कि एक्शन हुआ T1 टाइम में और रिएक्शन हुआ T2 टाइम में, नहीं। अगर ऐसा है भी है तो ये दोनों टाइम एक दूसरे के बराबर है। उसके बाद ईच फोर्स इन एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट्स ओनली ऑन वन ऑफ द टू बॉडीज़। ऐसा लगता है, हम ये कहते हैं कि जब दीवार के ऊपर हमने बॉल फेंकी तो हमें ऐसा लगता है कि एक्ट भी दीवार ने किया, बॉल ने किया, और रिएक्ट भी बॉल कर रही है। यानी बॉल ही दीवार की तरफ गई है और बॉल ही वापस आई है। एक्शन भी दीवार ने, बॉल ने किया, और रिएक्शन भी बॉल ने किया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट बॉल ने किया है, रिएक्ट जो है वो दीवार ने किया है। जब हम ज़मीन के ऊपर चलते हैं तो हमारा ज़मीन के ऊपर चलना जो है वो एक्शन और रिएक्शन का नतीजा है। हम अपने पाँव के साथ ज़मीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो एक्शन है, और ज़मीन रिएक्शन के तौर पे हमें आगे की तरफ चलाती है। पूल के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर हमारा जो तैरना है, उसके नतीजे में हम पानी के ऊपर फोर्स लगाते हैं नीचे की तरफ, और पानी हमें ऊपर की तरफ एक फ़ोर्स लगाते हुए उछालता है। इसी तरह परिंदों का हवा में उड़ना और रॉकेट का स्पेस की तरफ जाना, ये भी जो है वो एक्शन और रिएक्शन यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ की एग्जांपल्स हैं। अब एक पॉइंट जो कि मैं यहाँ पे छोड़ गया हूँ, और वो ये है कि द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ये बात मैं पहले भी कर रहा था कि भाई एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट चीज़ों पे होते हैं। ये नहीं कि जिसने एक्ट किया उसी ने रिएक्ट किया, नहीं। एक्ट एक ऑब्जेक्ट करता है, रिएक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट करता है, और इस एक्शन रिएक्शन के दौरान मैग्नीट्यूड्स इक्वल होती हैं जबकि डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि बहुत ही आसान था, जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन, जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं, वो पढ़े हैं। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।